दोबारा जन्म मिलने के बाद मैंने सबसे पहले एक पत्थर निगला और फिर सबकी नजरों के सामने उस औरत को जो मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी एक जिंदा सांप निगलने पर मजबूर किया। सबको लगा कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बस 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया के जीवों में उत्परिवर्तन होगा और हर इंसान को उस भोजन के आधार पर शक्तियां मिलेंगी जो उसने इस बदलाव से ठीक पहले खाया होगा। पिछले जन्म में इस तबाही से ठीक पहले मैंने मटन बन खाए थे, जिसकी वजह से मुझ में बाल उगाने की शक्ति जागी। शुरुआत में खराब मौसम में मानसिक शक्ति खर्च करके उन पैदा करने का वह हुनर थोड़ा काम तो आया, पर जैसे जैसे वो राक्षस ताकतवर होते गए मैं वाकई एक बेबस मेमने की तरह बन गया जिसे कोई भी आसानी से काट सकता था। लेकिन इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ लौटा हूँ। पिछले जन्म में मैंने पांगू ब्लड लाइन वाले एक बेहद ताकतवर जीव को देखा था जो असल में शहर के दक्षिण में एक एंटीक शॉप वाले का मामूली कुत्ता था। इत्तेफाक से मुझे उस मालिक से यह पता चला कि उस कुत्ते ने अपने मालिक को बचाते समय गलती से एक जेड पत्थर निगल लिया था। इसलिए दोबारा जन्म लेते ही मैंने सबसे पहले उस दुकान को ढूंढा और जैसे तैसे वो पत्थर खरीद लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने शिया वानरो को उसका पालतू सांप निगलने के लिए क्यों मजबूर किया। वजह यह थी कि वह मुझसे सच्चा प्यार करती थी। पिछले जन्म में जब उत्परिवर्तन हुआ तब भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसके पास खुद को बचाने के लिए बर्फ की पर्याप्त शक्ति थी जिससे वह उस नर्क जैसी दुनिया में आसानी से जीवित रह सकती थी, लेकिन फिर भी वह पूरी निष्ठा के साथ मेरे साथ रही। वह मेरी रक्षा करती रही जबकि मेरे पास सिर्फ एक बेकार सी शक्ति थी। मेरी वजह से हम दोनों को तड़प तड़प कर मरना पड़ा। इसलिए इस जन्म में मैं चाहता हूँ कि वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर शक्ति जागृत करे। पिछले जन्म में उसका यह पालतू सांप उत्परिवर्तन की वजह से एक जियाओ ड्रैगन बन गया था। अगर वह उस एंटीक शॉप के रखवाले कुत्ते से ना हारा होता तो शायद वह आगे चलकर एक 5 पंजों वाले दिव्य ड्रैगन में बदल जाता। और उसे जिंदा निगलने की बात दरअसल पिछले जन्म के इंसानों का अनुभव था, क्योंकि जिंदा निगलने से मिलने वाली शक्ति सबसे ज्यादा असरदार होती है। अगर मेरे पास मौजूद उस जेड पत्थर को काटना मुमकिन होता तो मैं भी वही करता जो शिया वानरो ने किया। अब भले ही वह एक मामूली जियाओ ड्रैगन ही क्यों न बने, यह शक्ति शिया वानरो के पिछले जन्म के बर्फ वाले हुनर से कई गुना ज्यादा ताकतवर होती। इस वक्त मेरी जिद के सामने वह बड़ी उलझन में थी। एक तरफ वह लड़का था जिसे वह बरसों से चाहती थी और दूसरी तरफ उसका प्यारा पालतू सांप। उसके मन में बड़ी कश्मकश थी, पर मेरी दृढ़ता देख शिया वानरो ने आखिरकार फैसला कर लिया। उसने मन ही मन कहा, माफ कर देना शियाओ किंग, पर उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शिया वानरो ने झट से शियाओ किंग को पकड़ा, उसकी जीभ दबाई और पूरी क्लास के सामने उसे नूडल्स की तरह निगल लिया। यह देखकर मैं दंग था कि वह मेरे इस पागलपन में मेरा साथ दे रही है। पूरी क्लास सन्न रह गई। किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे, बस हैरानी भरी आवाजें निकल रही थीं। उन्हें लगा जैसे वे खुद पागल हो रहे हों। जब शिया वानरो दौड़कर वाटर डिस्पेंसर के पास गई और पागलों की तरह कई गिलास पानी पीकर दीवार का सहारा लेकर उबकियां लेने लगी, तब जाकर सबको होश आया। अरे बाप रे शिया वानरो, तूने सच में इसे खा लिया। तू पागल हो गई है क्या? उसने कहा। और तूने सच में खा लिया? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? इतनी अजीब चीज कैसे हो सकती है? टीचर अभी तक उस सदमे से उबर नहीं पाए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आजकल के बच्चों के दिमाग में क्या चलता है। शोर शराबे के बीच मैं शिया वानरो के पास पहुंच गया। शिया वानरो का चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। दर्द की वजह से निकले पसीने के कारण बालों की कुछ लटें उसके माथे से चिपक गई थीं, जिससे वह बहुत मासूम और बेचारी लग रही थी। मेरा चेहरा भी पीला पड़ा था और मैं अपने पेट के दर्द को सहने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने दर्द से कराहते हुए धीरे से कहा, मैंने कर दिखाया और मेरी कमर को कसकर पकड़ लिया। मैंने उसके बिरंग चेहरे को सहलाया, पर बोलते समय उसके होठों के कोने से खून रिस रहा था। यह नजारा देखकर टीचर बुरी तरह डर गए और उन्होंने तुरंत इमरजेंसी कॉल किया। वहीं दूसरी तरफ क्लास का वो चापलूस गाओ जुन्हाओ जो सालों से शिया वानरो के पीछे पड़ा था, वह एकदम सन्न रह गया। गुस्से के सैलाब ने उसकी आंखों के सामने अंधेरा कर दिया। वह लंबा चौड़ा था और सालों की कसरत से उसका शरीर गठीला हो चुका था। वह सीधा मेरी तरफ झपटा। चेंजे, तू मरने के लायक है। तू जानता था कि वह उसे पसंद करती है, फिर भी तूने उसे सांप खाने पर मजबूर किया। उसका गुस्सा बिजली की कड़क जैसा था जिससे पूरी क्लास कांप उठी। और मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैंने कमजोर पड़ती शिया वानरो को अपनी बाहों में भर लिया। फोन निकालकर समय देखा, तभी गाओ जुन्हाओ भीड़ को धक्का देते हुए मेरी तरफ लपका। मैंने उसे पकड़े हुए धीरे से गिनती शुरू की। 3। गाओ जुन्हाओ मेरी ओर आ रहा था, पर मैं टस से मस नहीं हुआ। 2। उसका वह भारी भरकम शरीर अब मेरे करीब था और कई लोगों ने अपनी सांसें रोक ली। 1। और ठीक 10 बजे तभी खिड़की के बाहर एक जबरदस्त ऊर्जा वाली रोशनी का धमाका हुआ। चमक इतनी तेज थी कि आंखें खोलना मुश्किल हो गया। यह नजारा बस एक पल के लिए रहा और फिर गायब हो गया।
और मेरी तरफ झपटते हुए गाओ जुनहाओ की आंखें अचानक चौंधिया गईं, जिसकी वजह से वह सीधा जमीन पर जा गिरा। उस तेज रोशनी के थमने के बाद एक अदृश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान पलक झपकते ही पूरे सौर मंडल में फैल गया। सबने अनजाने में खिड़की के बाहर देखा, पर उन्हें कुछ नजर नहीं आया, इसलिए ज्यादातर लोगों को लगा कि यह कोई मामूली बात है। सिर्फ कुछ लोगों ने इंटरनेट पर खबर ढूंढने की कोशिश की, पर फोन में सिग्नल गायब थे। तभी गाओ जुनहाओ फिर से गुस्से में मेरी ओर झपटा। वो चिल्लाया, मैं वानरों का बदला जरूर लूंगा। उसकी आवाज में नफरत थी। सालों की कसरत से उसका शरीर गठीला और मांसपेशियां काफी उभरी हुई थी, और इस समय सब सहपाठी मन ही मन मेरे लिए शोक मना रहे थे। पर जैसे ही उसका वह भारी मुक्का मेरी तरफ बढ़ा, उत्परिवर्तन शुरू हो गया और साफ आसमान पलक झपकते ही रात जैसा काला हो गया। आसमान से खून जैसी लाल रोशनी बरसने लगी। सौर तूफान की वजह से चुंबकीय क्षेत्र अस्त व्यस्त हो गया था, जिससे आसमान का रंग बदल गया। ठीक इसी पल तभी मेरी बाहों में मौजूद शिया वानरों के गले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख निकली। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं, उस बेबस वानरों पर जिसने अभी अभी वह जहरीला सांप निगला था। अब वो पूरी तरह बदल चुकी थी और उसका रूप बेहद अजीब था। सिर पर ड्रैगन के 2 सींग निकल आए थे, जिनसे चांदी जैसी बिजली चमक रही थी, और गालों पर सफेद शल्क उभर आए थे। उसकी रीढ़ से लेकर कंधों तक एक छोटा ड्रैगन लिपटा हुआ था, और उसके सफेद कवच से एक हल्की सी चमक निकल रही थी। उसकी सुंदर काया अब और भी निखर आई थी, और पीछे एक सफेद ड्रैगन की पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी, बिल्कुल किसी टीवी सीरियल की दिव्य स्त्री की तरह। उत्परिवर्तन के बाद वानरों के दिमाग में तुरंत उसके दिमाग में सारी जानकारियां आ गईं। वानरों अब समझने लगी थी कि मैंने उसे वह चीज खिलाने के पीछे क्या मकसद रखा था। यह सब उसके भले के लिए ही था। वह पहले से ही मेरे प्रति पूरी तरह समर्पित थी, इसलिए वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई मुझे चुनौती दे। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और बस अपनी हथेली से गाओ जुनहाओ के उस भारी घूंसे को बड़ी आसानी से रोक दिया। गाओ जुनहाओ का वह मुक्का न केवल बेकार गया, बल्कि जैसे ही वह वानरों की हथेली से टकराया, उसका हाथ मिमेटिक युद्ध कवच पर मौजूद बिक्सिया और दिव्य बिजली से झुलस गया। गाओ जुनहाओ दर्द से तड़प उठा। उसने अपने झुलसे हुए काले हाथ को कसकर पकड़ लिया और घबराहट में इधर उधर पानी ढूंढने लगा ताकि उस जलन को शांत कर सके। उसी पल वानरों के चेहरे के शल्क और उसके सींग धीरे धीरे गायब हो गए और वह फिर से अपने असली रूप में आ गई। वह उम्मीद भरी नजरों से मेरी तारीफ का इंतजार करने लगी। मैं तो पहले जैसा ही दिख रहा था, पर वानरों को अब मेरी मौजूदगी में अपनी रूह कांपती हुई महसूस हो रही थी। यह एक कमजोर जीव का उस परम शक्ति के सामने होने जैसा था। यह डर उसके जीन की गहराइयों से आ रहा था। उसे अंदाजा हो गया था कि यह सब उसी चीज का असर है जिसे मैंने निगला था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि वह चीज आखिर थी क्या, पर समर्पण की इस भावना ने मेरे प्रति उसके प्यार को और गहरा कर दिया। उसे नहीं पता था कि मुझे इस उत्परिवर्तन का ज्ञान कैसे है, पर उसे यकीन था कि मैं उसका बुरा नहीं चाहूंगा। उसकी ये शक्तियां मैंने ही उसे दी थी। तभी खिड़की के बाहर से एक गहरा लाल प्रकाश अंदर आया और रात को सुर्ख लाल दिन में बदल दिया। गाओ जुनहाओ की चीखें अचानक थम गईं। एक पल के सन्नाटे के बाद पूरी क्लास में फिर से चीख पुकार मच गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। तभी वो लाल रोशनी ओझल हुई और सामने खड़ा था मांस के लोथड़े जैसा एक खौफनाक साया। वो एक विशाल मछली जैसा जीव था जिसके शरीर से सफेद हड्डियां बाहर निकली हुई थीं। उसने 2 लोगों को अपने नीचे कुचल रखा था, जिसे देखकर बाकी सब खौफ से कांपने लगे। वो दोनों दबे हुए शरीर अब भी तड़प रहे थे और उस भयानक जीव के मुंह से मांस चबाने की आवाजें आ रही थीं। भीड़ के बीच कुछ और भी विचित्र साये थे। कुछ भूतिया बंदरों जैसे दुबले, कुछ कीड़ों की तरह मुड़े हुए, तो कुछ भेड़ियों की तरह फुर्तीले। पर उन सब में एक बात समान थी, उन सबकी खाल उधड़े हुए मांस की तरह थी और शक्लें इतनी खौफनाक कि जैसे नरक से कोई प्रेत निकल आया हो। वे पागलों की तरह उन छात्रों के पीछे पड़े थे जो अब भी सामान्य थे। उनके हाथों में नुकीले ब्लेड और मुंह में तीखे दांत थे। वे जिन छात्रों को पकड़ते उन्हें वहीं 2 टुकड़ों में चीरकर खूंखार तरीके से खाने लगते। वह क्लास जो कुछ पल पहले बस थोड़ी अस्त व्यस्त थी, अब कत्लेआम के मैदान में बदल चुकी थी। वह नजारा बिल्कुल नरक जैसा था। क्लास मॉनिटर झांग या यह सब सुन्न होकर देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। रोशनी की उन 2 चमकों ने पूरी दुनिया को पल भर में कैसे बदल दिया। वह इस बात से अनजान थी कि उन रोशनी की किरणों और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफानों में एक अजीब सी शक्ति थी। जब ये दोनों मिले तो इसी वजह से इस भयानक उत्परिवर्तन को जन्म मिला। सिर्फ वही इंसान इस शक्ति के असर को झेल सकते थे जिनका मानसिक संकल्प मजबूत था। ऐसे लोग ही अपने शरीर में मौजूद बाहरी अवशेषों की मदद से अलौकिक शक्तियों को जागृत कर पाते हैं, जिन्हें जागृत कहा जाता है। गाओ जुनहाओ का मानसिक संकल्प कमजोर था, इसलिए वो इस रहस्यमयी शक्ति के असर को रोक नहीं पाया। वो हिंसक ऊर्जा तेजी से उसके शरीर के एक एक कोने में फैल गई। उसकी खाल के नीचे खून की रेंगती हुई लकीरें उभर आईं, जो अंदर ही अंदर उसकी त्वचा को खुरच रही थी। उन अनगिनत रेशों ने उसे इतनी बुरी तरह जकड़ लिया कि खाल फटने लगी और खून बह निकला। महज 2-3 सेकंड के भीतर गाओ जुनहाओ का शरीर आधा सिमट गया। वो पूरी तरह खून से लथपथ हो चुका था और अब उसमें इंसान जैसा कुछ भी नहीं बचा था। अगले ही पल वो एक ऐसी मुद्रा में मुड़ गया जो किसी इंसान के लिए नामुमकिन था, जैसे किसी रस्सी को मरोड़ा गया हो। फिर एक भयानक मरोड़ के साथ उसके पैरों से नुकीले पंजे बाहर निकल आए।
कानों के पर्दों को चीर देने वाली एक भयानक चीख के साथ वो जीव सामने खड़ी लड़की पर झपटा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि आंखों के सामने बस एक धुंधली परछाई दिखी। एक ही पल में उसने अपने नुकीले पंजों से उस लड़की के 2 टुकड़े कर दिए, जिसे देख झांग या खौफ से पीछे हटने लगी। लाश पर खड़े उस पक्षी मानव को देख मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। वो ब्लड मून डेमन बर्ड है। गाओ जुन्हाओ इस खूंखार जीव में कैसे बदल गया। पिछले जन्म में मैं उस दिन स्कूल नहीं आया था, इसलिए इस खूनी मंजर से बच गया था। 2 जीवन जीने के बाद मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस उत्परिवर्तन के बाद किस किस तरह के राक्षस सामने आए थे। गाओ जुन्हाओ से बना यह जीव ब्लड मून डेमन बर्ड है, जो कि सिर्फ पहले स्तर का राक्षस है, लेकिन इसकी रफ्तार अविश्वसनीय है और पंजे किसी तेज चाकू की तरह। उत्परिवर्तन के शुरुआती दौर में ये सबसे खूंखार और घातक राक्षसों में से एक थे। भले ही किसी ने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया हो, फिर भी उन्हें इस्तेमाल करना सीखने में समय लगता है। और इस जीव की रफ्तार इतनी भयानक है कि इंसान अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले ही ढेर हो जाता है। सिर्फ वो लोग बच सकते हैं जिनकी प्रतिभाएं सबसे ऊपरी स्तर की हों और जो पल भर में स्थिति को समझ लें, वरना आम इंसान तो बस इनका निवाला बनकर रह जाते हैं। खासकर अब जब रोशनी ओझल हो चुकी है और बस एक हल्की लाल चमक बाकी है। ऐसे अंधेरे माहौल में इस जीव की खूबियां बिल्कुल एक उल्लू जैसी होती हैं। इसी वजह से वो अंधेरे में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। पिछले जन्म में जब मैं पहली बार जागृत हुआ था तो मुझे अपनी शक्तियों पर काबू पाना नहीं आता था। तभी पड़ोसियों ने मुझे राक्षस समझकर घर से बाहर निकाल दिया था। अगर उत्परिवर्तन के बाद शिया वानरों तुरंत मुझे ढूंढकर मेरा साथ न देती तो शायद मैं कब का मर चुका होता। लेकिन शुक्र है कि मैं घर पर था, तभी मैं इस ब्लड मून डेमन बर्ड से बच पाया। तब मुझे समझ आया कि पिछले जन्म में हमारी क्लास का कोई भी छात्र स्कूल से जिंदा बाहर क्यों नहीं निकल पाया। जैसे ही ये ख्याल आया, मैंने सतर्क होकर उस ब्लड मून डेमन बर्ड को देखा और मन ही मन अपनी प्रतिभा डिवाइन थीफ को जगाने की कोशिश की। तभी मेरे दिमाग में मेरी शक्तियों की जानकारी उभर आई।